बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने वर्ड एल्गोरिदम को डिस्कस किया था। वर्ड एल्गोरिदम को डिस्कस करते हुए मैंने सबसे पहले आप लोगों को वर्ड एल्गोरिदम के ओरिजिन के बारे में बताया था कि वर्ड एल्गोरिदम जो है उसका ओरिजिन क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है और हम एल्गोरिदम्स को किन किन फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एल्गोरिदम जो है वो एक मैथमेटिकल एंटिटी है। मैथमेटिकल एंटिटी से मुराद यानी ऐसी एंटिटी जो कि मशीन से मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी एल्गोरिदम को किस मशीन के ऊपर रन करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि हम किस क्राइटेरिया के ऊपर दो एल्गोरिदम्स में से किसी एक एल्गोरिदम को बेहतर करार देंगे। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों एल्गोरिदम्स में से कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है। तो इन दोनों एल्गोरिदम्स में से बेहतर एल्गोरिदम का पता चलाने के लिए हम दो चीज़ें कंसिडर करेंगे। उन दोनों एल्गोरिदम्स में सबसे पहले हमारे पास रनिंग टाइम होगा और दूसरा क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास मेमोरी होगा। यानी हम ये देखेंगे कि उन दोनों एल्गोरिदम्स में से कौन सा एल्गोरिदम जो है वो कम टाइम के अंदर हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। यानी जिस एल्गोरिदम का रनिंग टाइम कम होगा, जाहिर सी बात है कि वो एल्गोरिदम बेहतर कंसिडर किया जाएगा जो कि कम टाइम के अंदर आउटपुट जनरेट कर देता है। फिर दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास ये था कि उन दोनों एल्गोरिदम्स में से कौन सा एल्गोरिदम जो है वो कम स्पेस जो है मेमोरी के अंदर एलोकेट करवाता है। फर्ज कर लेते हैं कि पहला एल्गोरिदम जो था उसे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाने के लिए तकरीबन 250 MB रिक्वायर्ड थे और दूसरे एल्गोरिदम को 350 या 400 MB रिक्वायर्ड थे। तो जाहिर सी बात है कि इस सूरत में जो पहला एल्गोरिदम है जिसे कम मेमोरी या कम स्पेस रिक्वायर्ड है वो एल्गोरिदम बेहतर है। अब ये दोनों क्राइटेरिया जो हैं ये हमेशा सेम नहीं रहते, मतलब ये हमारी प्रेफरेंसेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। यानी हमारी प्रेफरेंस ये डिसाइड करती है कि हम इन दोनों क्राइटेरिया में से किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर कोई ऐसा एल्गोरिदम लिख रहे हैं जिसके अंदर रनिंग टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हम चाहते हैं कि एल्गोरिदम जो है वो कम से कम टाइम के अंदर आउटपुट प्रोवाइड करे, हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि वो कंप्यूटर की रैम के अंदर कितनी मेमोरी जो है वो कंज्यूम करता है। तो इस सूरत में रनिंग टाइम जो है वो डोमिनेट करेगा। यानी हम इस बात का डिसीजन इस बेस के ऊपर लेंगे कि दोनों एल्गोरिदम्स में से कौन सा एल्गोरिदम जो है वो कम टाइम के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है। तो जो एल्गोरिदम कम टाइम के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा वो एल्गोरिदम बेहतर माना जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास प्रेफरेंस ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एल्गोरिदम्स मौजूद हैं उन एल्गोरिदम्स में से जो एल्गोरिदम रैम के अंदर कम स्पेस इस्तेमाल करेगा उसे हम बेहतर मानेंगे। तो इस सूरत में हम लोग रनिंग टाइम को जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि मेमोरी को जो है वो डिसाइडेबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे कंसिडर करेंगे। यानी मेमोरी ये डिसाइड करेगी कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो दूसरे से बेहतर है। अब जब हम एल्गोरिदम्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसके लिए ये एल्गोरिदम्स लिखते वक्त हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। यानी हम एक खाका तैयार कर लेते हैं, वो खाका जो कि इस बात का तयन करता है कि हमने एल्गोरिदम्स को किस तरह से लिखना है, यानी वो किस किस्म की मशीन के ऊपर रन होने जा रहा है। तो हम जो ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या है? वी वांट द एनालिसिस
to be as independent as possible of the variation in machine operating system, compiler and programming language. Unlike the programs, algorithms are to be understood primarily by the people, not by the machine. मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो ये है कि जब हम कोई भी एल्गोरिदम लिखेंगे तो एल्गोरिदम लिखते वक्त हमने जिस चीज़ को जहन में रखना है वो ये है कि ये एल्गोरिदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए मशीन से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, कंपाइलर से और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। यानी कोई भी एल्गोरिदम ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी सिर्फ एक खास स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर ही बेहतर परफॉर्म कर सके। यानी अगर हम कोई एल्गोरिदम लिखते हैं और हम ये क्लेम करते हैं कि ये एल्गोरिदम सी लैंग्वेज के अंदर बेहतर परफॉर्म करता है तो वो एल्गोरिदम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, हमारा लिखा हुआ एल्गोरिदम जो है वो हर लैंग्वेज के साथ बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। इसी तरह ideally this model should be a reasonable abstraction of the standard generic single processor machine. We call this model a random access machine or RAM. हम इस मॉडल को रैंडम एक्सेस मशीन कहते हैं। अब ये रैंडम एक्सेस मशीन को अगर हम अज्यूम करें तो वो कहता है कि आप इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से ले लें कि आपके पास एक जेनेरिक मशीन है जिसके अंदर एक सिंगल प्रोसेसर मौजूद है। यानी आप जो एल्गोरिदम लिखेंगे उसके अंदर तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेसर के ऊपर ही रन होने जा रही हैं। RAM is an idealized machine with an infinitely large random access memory. Instructions are executed one by one. There is no parallelism. Each instruction involves performing some basic operations on two values in the machine memory. वो कहता है कि रैंडम एक्सेस मशीन जो है उसे आपने इस तरह से आइडियलाइज करना है कि उसके अंदर एक इनफाइनाइटली लार्ज मेमोरी मौजूद है। यानी जब आपने एल्गोरिदम लिखना है या एल्गोरिदम को डिस्कस करना है या एल्गोरिदम को एनालाइज करना है तब आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये रैम के अंदर कितनी स्पेस एलोकेट करेगा। आपने जस्ट एल्गोरिदम को इस तरह से लिखना है कि आप ये जानते हो कि आप एल्गोरिदम जिस मशीन के ऊपर रन करने जा रहे हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेसर मौजूद है और उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हों। यानी उसके अंदर पैरेलल जो है एग्जीक्यूशन नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद नहीं होगा। We assume that each basic operation takes the same constant time to execute. The RAM model does a good job of describing the computational power of most modern machine non-parallel machines. वो कहता है कि इसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे ऑपरेशंस कांस्टेंट टाइम लेंगे। फॉर एग्जांपल आप दो वैल्यूज को जमा करते हैं और वो 1 माइक्रोसेकंड जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड या फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो 1 माइक्रोसेकंड से ज्यादा लें, बल्कि हर ऑपरेशन जो है वो एक जैसा टाइम ही लेगा इस आइडियलाइज्ड मशीन के अंदर। बेसिक ऑपरेशंस इन द C++ that are assumed to take up same amount of the CPU time. अब यहाँ पर उसने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। वो कह रहा है कि इसमें मौजूद हर ऑपरेशन जो है वो एक जैसा टाइम ही कंज्यूम करेगा। चाहे आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करें, दो वेरिएबल्स को जमा करें और उसकी वैल्यू असाइन करें। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशंस मौजूद हैं इसमें आप मुख्तलिफ जो सा कहते हैं एक्सप्रेशंस का जो टाइम है वो देखें कि वो किस तरह से जो है वो यूज होगा। यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। हम फर्ज कर लेते हैं कि हर ऑपरेशन जो है वो 1 माइक्रोसेकंड लेगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसके अंदर 1 माइक्रोसेकंड कंज्यूम होगा। जो हमारे पास सेकंड ऑपरेशन है इसके अंदर हमारे पास 2 माइक्रोसेकंड्स कंज्यूम होंगे। अब ये 2 माइक्रोसेकंड्स किस तरह से कंज्यूम हो रहे हैं? सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स को जमा कर रहे हैं जिसके अंदर 1 माइक्रोसेकंड कंज्यूम हो रहा है और उसके बाद हम इसकी वैल्यू जो सा कहते हैं z नाम के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास सेकंड माइक्रो जो है सेकंड जो है वो कंज्यूम हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 2 माइक्रोसेकंड कंज्यूम हो रहे हैं।
तो हर ऑपरेशन जो है वो 1 माइक्रोसेकंड जो है वो कंज्यूम करेगा। यानी ऐसा हरगिज नहीं होगा कि एडिशन जो है वो डिफरेंट टाइम कंज्यूम करे, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट टाइम कंज्यूम करे और सब्ट्रैक्शन जो है डिफरेंट टाइम कंज्यूम करे। ये है जी हमारे पास रैंडम एक्सेस मशीन का मॉडल, जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे एल्गोरिदम्स को एनालाइज करने के लिए।